10 में से 9 लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, बोलते हैं कि सिकंदर बनने चले हैं बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर इस एज में। और असली चैलेंज शुरू होते हैं नौकरी छोड़ने के बाद क्योंकि कमाने वाला घर का मैं अकेला था। मैं तो जॉब छोड़ के आया था, इसलिए समय बर्बाद करने का स्कोप मेरे सामने था ही नहीं। सर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंस में, क्योंकि वही की है आपकी सफलता की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हमारे साथ यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड उमेश यादव सर है। सर का सिलेक्शन डीएसपी की पोस्ट पर 68 रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे। बहुत ही लंबी जर्नी रही है सर की, तो आज के इस वीडियो में पूरी जर्नी जानेंगे। साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, क्या माध्यम रहा, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की, सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई रही आपकी सर? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और बीए तक की पढ़ाई मैंने गांव में रहकर किया। 10th 12th यूपी बोर्ड से किया और बीए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की एक कॉलेज से किया। मेरे पिताजी किसान थे, परिवार में एजुकेशनल बैकग्राउंड भी कुछ खास नहीं था और आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मेरे लिए प्रायोरिटी बना मैं पहले फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करूँ। इसके लिए मैंने सशस्त्र सीमा बल में टेक्निकल ट्रेड में 3.5 साल जॉब किया। उसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के रूप में गया। 2 साल बाद प्रमोट होकर मैनेजर बन गया और कुल मिला के 8 साल वहाँ काम किया। तो इस तरह से 3.5 साल फौज में और मैनेजर के रूप में 8 साल, टोटल 11.5 साल की जॉब करने के बाद जब मैंने अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर कर लिया और कुछ सेविंग कर लिया जिससे कि तैयारी के दौरान मेरा और परिवार का खर्च चल सके, उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइन देकर मैनेजर के पोस्ट से सिविल सेवा की तरफ कदम बढ़ाया। उस समय मेरी उम्र 32.5 साल थी और परिवार की जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे थी। मेरे फैमिली में थे मेरे माताजी, पिताजी, मेरे भैया भाभी, उनके बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और कमाने वाला अकेला मैं ही था। ऐसी स्थिति में जब मैं इतनी अधिक एज में बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ा तो 10 में से 9 लोगों ने मेरे डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि ये गलती कर रहे हैं, पछताना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। तो मैं केवल सर 2 जवाब देता हूँ उनको, 2 बात कहता हूँ। पहला, मैं रात दिन मेहनत करूँगा। दूसरा, प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं हो सकते। जो आत्मविश्वास, धैर्य रख के कठिन परिश्रम लगातार करेगा वह एक दिन निश्चित ही सफल होगा। इसका उदाहरण खुद मैं ही हूँ। फौज में पहली बार जब मुझे नौकरी मिली उसके पहले मैं 12 बार असफल हुआ था, मतलब 13वीं बार में सफल हुआ पहली बार। बैंक पीओ में भी 7 बार लगातार असफल हुआ और यहाँ भी कई साल लग गए हैं। तो लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि जब आप कठिन परिश्रम ईमानदारी से लगातार कर रहे हैं तो असफलता की जब एक बड़ी सीढ़ी बनती जाती है तो सफलता की भी एक छोटी सी सीढ़ी बनती ही जाती है। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि इतना संघर्ष किया, इतनी बार असफल हुआ, उसका मुझे सुखद परिणाम भी मिला है। यह है पीसीएस में जो मेरे डिप्टी एसपी के रूप में चयन हुआ है, यह मेरी 7वीं सरकारी नौकरी है। जैसे कि इतनी लंबी जर्नी रही, आपने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था क्योंकि आप पहले मतलब फौज में थे, उसके बाद आप बैंक में आए, उसके बाद आप फाइनली आप यहाँ के लिए किए। तो मतलब इसका विचार पहले से ही था, जब आप फौज में जाने के पहले आपने विचार बनाया था नहीं पहले हम कुछ स्टेबल हो जाते हैं कहीं, उसके बाद आगे चलकर यही करना है हमें? तो जब मैं ग्रेजुएशन किया उस समय तो इंटरनेट का ज़माना गांव में नहीं आया था, तो कम्युनिकेशन गैप था। तो बड़ी बड़ी नौकरियों के बारे में पता भी नहीं था, छोटी नौकरियां ही गांव में ज़्यादा जानी जाती थी। तो मैंने फ़ौज को अपना ड्रीम बनाया। उसके बाद वही मैंने जो पहले ही बताया, प्रायोरिटी थी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करूं, उसके बाद सिविल सेवा का अपना जो ड्रीम है उसको अचीव करने के प्रयास में लगूं। इसलिए मैंने अधिक एज में नौकरी छोड़ा और उस समय छोड़ा जब मैं अकेला कमाने वाला था। हाँ, कुछ सालों के लिए जो सेविंग कर रखा था कि फ्यूचर में मेरा भी खर्चा चले और परिवार का। तो हालांकि मेरा ड्रीम तो था सिविल सेवा में जाने का, लेकिन पहली प्रायोरिटी थी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना, जो मैंने किया। अच्छा सर, आज के समय में देखा जाए बहुत सारे मतलब जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो क्या करते हैं मतलब कुछ टाइम बाद अपना रिजाइन करके उसके बाद फिर से सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो क्या मतलब उनके लिए ये कदम सही है? अब ये तो मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव मामला नहीं है, सबके लिए एक ही चीज़ लागू नहीं हो सकता है। मैं जितने संघर्षों से गुजरा था तो मुझे विश्वास था कि मैं हो ही जाऊंगा और मैं रात दिन मेहनत करूंगा और हुआ भी सफल। और मुझे लगता है कि अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और जो सक्सेस रेशियो है उसको देखकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। अच्छा सर, आज के स्टूडेंट को क्या करना चाहें, जैसे कि अभी आप
आपने जब स्टार्टिंग में अपनी तैयारी स्टार्ट की तो उसके पहले आपने अपने आप को फाइनेंशियली जो है पूरा सही से कर लिया था कि मतलब आगे चलकर हमें दिक्कत ना हो। तो आज के समय में क्या एस्पिरेंट क्या करते हैं, मतलब जैसे इंटर पास करते हैं या फिर ग्रेजुएशन उनका होता है, सीधे तैयारी में उतर जाते हैं और इस तैयारी में ये नहीं पता होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर होगा तो कितने समय के बाद होगा। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब पहले स्टेबल कहीं हो जाए या फिर डायरेक्ट तैयारी में एंटर करना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर फैमिली से सिक्योरिटी है, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप 100% तैयारी में दीजिए। खूब जम के रात दिन मेहनत करिए, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, कहीं भी हो, आप पूरा 100% अपना दीजिए तैयारी में, जल्दी सिलेक्शन होगा। और पहले जो फाइनेंशियली सिक्योर होने की बात हो, हम जैसे लोगों के लिए जहाँ से परिवार से उतना मतलब सपोर्ट नहीं मिल पाया, उनके लिए ज़रूरी है। बाकी अगर है फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली, तो फुल अपना तैयारी में उतरिए। फाइनेंशियली सिक्योर होने की क्या ज़रूरत है, फुल अपना 24 आवर्स दीजिए अच्छा सर, तैयारी जब में। आप इस तैयारी में एंटर किए थे तो मतलब शुरुआत में आपको गाइडेंस कहाँ से मिला, कहाँ से आपने गाइडेंस, कहीं कोचिंग वगैरह की या फिर खुद से इंटरनेट के माध्यम से आपने सारी प्रिपरेशन की? शुरुआत में मैंने हिंदी माध्यम में दिल्ली में कोचिंग किया था। तो जब पहला लॉकडाउन लगा 2020 में, उस समय मैंने अपना माध्यम चेंज कर दिया, इंग्लिश में करने लगा। और तब से स्टैंडर्ड बुक पढ़ा और कहीं कोचिंग नहीं किया इंग्लिश मीडियम के लिए। हाँ, लेकिन हिंदी मीडियम में के लिए कोचिंग किया था कहाँ पर पहले, करते थे? दृष्टि में किया था। फिर बाद में मीडियम चेंज कर लिया तो कोचिंग नहीं किया, अपना स्टैंडर्ड बुक ही फॉलो करता आ रहा हूँ। अच्छा, ये मीडियम वाला इशू बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ आता है, क्योंकि जो सिलेक्शन का रेशियो देखा जाए तो सब कहते हैं इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी वालों को कम हो रहा है। तो आपने इसको सोचकर आपने मीडियम अपना चेंज किया था? हाँ हाँ, इसको सोच के ही किया था। तो ये रिस्क आपने मतलब कैसे लिया, क्यों, क्या आपका पुराना बैकग्राउंड मतलब देखा जाए तो इंग्लिश का अच्छा था या फिर हिंदी? मैं गांव में रह के हिंदी माध्यम में ही बीए तक की पढ़ाई किया हूँ, लेकिन बीए में मेरा एक सब्जेक्ट इंग्लिश था। और जब मैं फ़ौज में गया, टेक्निकल ट्रेड में सारे काम इंग्लिश में होते थे। और जब बैंक मैनेजर बना तो लोन की जो मोटी मोटी फाइलें होती थी इंग्लिश में बनानी होती थी, और मैं खुद ही बनाता था। तो जो मेरा इंग्लिश से टच बना रहा ना, वो काफ़ी काम कर गया मुझे, और अडाप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा सर, उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो अपना मीडियम मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाना चाहते हैं, खासकर पीसीएस के एग्जाम के लिए? देखिए, पीसीएस में तो सिलेक्शन रेट हिंदी मीडियम का भी तो है, काफ़ी है। यूपीएससी में थोड़ा कम है, लेकिन पीसीएस में ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि आप अपने विचार को जिस भी भाषा में अच्छे से व्यक्त कर सकते हो, सहज हो जिसमें, उसी को लीजिए। कोई माध्यम तो कोई बाधा रह नहीं गया है पीसीएस में। अगर हिंदी से भी बहुत लोग होते हैं, एसडीएम डीएसपी सभी पोस्ट पे हुए हैं। तो मेहनत करना चाहिए, अच्छे कंटेंट होना चाहिए, अच्छे से आंसर राइटिंग होना चाहिए, तो माध्यम कोई बाधा नहीं रह जाएगा। सर, हम जानना चाहें जैसे पीसीएस के 3 स्टेजेस होते हैं, सबसे पहला प्री का होता है, मेंस का, उसके बाद इंटरव्यू का। तो पहले स्टेज से बताइएगा किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रही है? प्री के लिए तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। हिस्ट्री के लिए क्या नाम है, स्पेक्ट्रम हो गया, एनसीईआरटी हो गया एंशिएंट मेडुअल के लिए। और भूगोल के लिए जो 4 ज्योग्राफी की बुक है एनसीईआरटी की, और घटना चक्र का पूरा अवलोकन हो गया। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और न्यूज़पेपर भी मैं डेली पढ़ता हूँ। करंट अफेयर के लिए घटना चक्र हो गया, इससे प्री क्वालिफाई हो जाता है। और इन्वायरमेंट हो गया, और छोटे छोटे जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मंथली मैगजीन वगैरह कहीं? मैं 3 महीने पहले घटना चक्र पढ़ता था, बाकी मंथली तो कुछ नहीं। हाँ, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, द हिंदू। उसमें से जो न्यूज़ लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है प्री के लिए और मेंस के लिए, उसको नोट करते रहता हूँ। अच्छा सर, यहाँ पर सीसेट वाली प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट्स को आती है, तो मतलब सीसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? मैंने तो बैंकिंग के कई सारे एग्जाम निकाले थे, तो सीसेट मेरा पहले से ही तैयार था। मुझे सीसेट का पेपर देखना ही नहीं पड़ता है, सीधा एग्ज़ाम में जाके खोलता हूँ और काम भर के हो जाता है। उसके बारे में क्या तैयारी चल रही है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। अच्छा सर, इसके बाद जो दूसरा फेज होता है मेंस के एग्जाम का, तो मेंस के लिए क्या क्या मतलब चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में बताइए, साथ साथ उसके लिए आपने क्या सोर्स रखे थे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले आप सभी लोग के लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का और आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, तो हमें तो ये सबसे अच्छा मौका लगता है अपनी तैयारी स्टार्ट करने का, क्योंकि दोस्तों पीडब्ल्यू ने ओनली आईएएस के साथ मिलकर अपना सक्षम 3.0 बैच लॉन्च कर दिया है। ये बैच 69 बीपीएससी तथा यूपीपीएससी 2024 के लिए फाउंडेशन बैच है। बैच बाइलिंगुअल होने वाला है, जहाँ पर लोकेश सर, वरुण सर, दीपक सर और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जहां आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ फ्री मैगजीन तथा पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, ये बैच 1 जून 2023 से स्टार्ट हो गया है और अभी इसका प्राइस रखा गया 3,999 रुपये, जहां पर
यदि आप हमारा कूपन कोड स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड यूज करेंगे तो आप लोग को इंस्टेंट 999 रुपये का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अब देर किस बात की दोस्तों, PW का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए और अपनी क्लासेज को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। मेंस के लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाया और जितने भी चारों जीएस के टॉपिक्स हैं सब पे मेरे 60 नोट्स 1-2 पेज के बने हुए हैं, स्पेक्ट्रम छोड़ को, क्योंकि वो तो बहुत मोटी बुक है, उसका कितना नोट्स बनाएंगे। तो 60 नोट्स सबके बनाए हैं। जो मिसलेनियस के टॉपिक हो गए जैसे महिला हो गए, एनजीओ हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब विजन आईएएस के जो मटेरियल्स हैं उनसे मैंने 60 नोट्स बनाया। और जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स पे डेटा इकट्ठे किया और स्कीम्स इकट्ठे किया और करंट अफेयर्स जो एग्जाम्पल मिलते हैं वो भी इकट्ठा किया और सबको मिला के आंसर राइटिंग करता हूँ। अच्छा सर, आंसर राइटिंग के लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे? जो एस्पिरेंट मान लीजिए अभी 2023 का जो है आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, उनके लिए कोई सजेशन या सुझाव आप कर रहे हैं? आंसर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेंस में, क्योंकि वही की है आपकी सफलता की। तो आंसर राइटिंग के लिए पहले तो अगर डेली करते हैं सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट मुझे डेली ही लगता है, क्योंकि जब एक काम जो आप डेली करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। और डेली करिए, फिर बाद में कुछ फुल लेंथ कर लीजिए, लेकिन करते रहिए, लगातार करिए। उसके लिए अलग से समय निकालिए कि मैं रोज़ इतना आंसर राइटिंग करूँगा। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था सर? हिंदी साहित्य। तो अच्छा, अब तो ऑप्शनल हट गया है, तो आप अब इसको आप किस प्रकार से देखते हैं जो यूपी का 5-6 पेपर ऐड हुआ है वो? मुझे लग रहा है कि ये अच्छा कदम है, समानता आएगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा रिजल्ट किसी विशेष ऑप्शनल के कभी बढ़ा दिए जाते थे, कभी कम कर दिए जाते थे, तो वो सब हट जाएगा, समानता आएगी, ये कैंडिडेट के हित में है। अच्छा सर, जो लास्ट स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है, तो मान लीजिए इंटरव्यू की तैयारी तो कम समय में नहीं की जा सकती, लेकिन जैसे जब हम तैयारी प्रिपरेशन के फेज में होते हैं तब हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मतलब इंटरव्यू के टाइम पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े? इंटरव्यू के लिए आप करंट अफेयर से अवेयर रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा समय ना दीजिए तो भी पढ़ते रहिए। जो मेन मेन घटनाएं हैं, जैसे इंटरव्यू में तो करंट के काफ़ी पूछ दिया था, जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो गया, और ऐसे ही जो जोशीमठ में हुआ था भूस्खलन यहाँ उत्तराखंड में, तो करंट अफेयर मतलब पढ़ना चाहिए, रूटीन में रखना चाहिए पढ़ने के लिए, उससे इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा सर, जैसे कि जो पढ़ाई की हम बात करें तो लगभग आप कितना घंटा सीटिंग आवर्स देते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी मतलब एज इतना हो गया और बहुत सारे स्टूडेंट अभी नई नई तैयारी करते हैं, वो 4 से 5 घंटा अपना सीट करके बैठ करके पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप कितना मतलब टाइम देते थे? क्या चैलेंजेस रहे आपकी तैयारी में? देखिए, मैं तो जॉब छोड़ के आया था, इसलिए समय बर्बाद करने का स्कोप मेरे सामने था ही नहीं। इसलिए मैक्सिमम जितना हो सकता था देता था, 11-12 घंटे का तो हो ही जाते थे। और बाकी जो आपने चैलेंजेस की बात की, तो चैलेंजेस तो मेरे लिए काफ़ी रहे हैं। जब मैं पीओ की तैयारी करता था उस समय मेरी पोस्टिंग फ़ौज में हिमाचल प्रदेश के रिमोट एरिया में हुई थी, तिब्बत बॉर्डर के थोड़ा सा पास में। वहाँ उस समय एक्सट्रीम जलवायु थी, और ठंड में जो नालियाँ हैं जम के बर्फ़ बन जाती थी, और बर्फीली आंधियाँ चलती रहती थी, इंटरनेट था नहीं, किताबें मिलती नहीं थी, तो जो 2-4 बुक्स पीओ की ले गया था वही मैं पढ़ता था, उसी से तैयारी करता था। और जब बैंक में मैनेजर बना उस समय भी मेरी पोस्टिंग ऐसी ही हो गई, वेस्ट बंगाल के पश्चिम मिदनापुर ज़िला के जंगल महल एरिया, झाड़ग्राम जो है ब्लॉक है, वहाँ हुई थी मैनेजर के रूप में पोस्टिंग, जो माओवादियों का मेन सेंटर माना जाता है। मतलब दोनों जगह आपकी विपरीत परिस्थितियाँ रही। 1 साल वहाँ रहा, लेकिन फिर भी मैंने सिविल सेवा के प्रति जो मेरा रुझान है उसको कम नहीं होने दिया। उसके बाद असली चैलेंज शुरू होते हैं नौकरी छोड़ने के बाद, क्योंकि कमाने वाला घर का मैं अकेला था, सबकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर थी। उसके बाद मेरे वाइफ को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हुए, और मैंने जो सेविंग्स कर रखी थी घर के खर्च के लिए, अपने खर्च के लिए, सभी समाप्त हो गए हैं। उधारी पे चल रहा हूँ अभी। और इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे किसी कोचिंग में पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता। तो संघर्ष रहे ही हैं, बहुत ही रहा है, चैलेंजेज ही चैलेंजेज रहे हैं, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे पीसीएस में होना ही है। अच्छा सर, जैसे कि आप जॉब छोड़कर आए होंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ भी ऐसा होता है, जब लंबी जर्नी होती है, लंबा संघर्ष होता है, तो कहीं ना कहीं मतलब ताने भी बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, तो क्या आपके साथ ऐसे कुछ चीज़ें रहीं? बहुत। मैं पहले ही बताया, 10 में से 9 लोग क्रिटिसाइज ही करते हैं, बोलते हैं कि सिकंदर बनने चले हैं बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़कर इस एज में, वो भी इस समय जब घर में कमाने वाले अकेले ही हैं। तो मैं वही बोलता हूँ कि मैं रात दिन मेहनत करूँगा, प्रकृति के नियम कभी फेल नहीं होंगे। मैं
सफल होऊंगा ही होऊंगा जो मेहनत करूंगा। अच्छा सर, जो लोग बोलते थे पहले वो अभी आज मिलते हैं तो मतलब किस तरीके से बिहेवियर रहता है उनका? तो अभी तो मेरे जब मैं गया था पहली बार सिलेक्शन होने के बाद, तो मेरे साथ सेल्फी खिंचाने के लिए लोग परेशान थे, जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे। लेकिन ठीक है, अच्छा है, मैं किसी से वो भावना नहीं रखता, क्योंकि हो सकता है कि अगर मेरा मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं उनके बीच होता, तो हो सकता है मेरा भी माइंडसेट वैसे ही बन जाता, दूसरों से जलन रखने वाला। इसलिए मुझे सिंपैथी है ऐसे लोगों से, किसी से कोई द्वेष नहीं। तो सर बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मान लीजिए अभी इंटर या ग्रेजुएशन करके अपनी तैयारी स्टार्ट किए। बहुत सारे लोग हो सकता है जॉब में, सबका अपना अपना चैलेंजेस होते हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, आत्मविश्वास रखिए और धैर्य रखिए और लंबे समय तक मेहनत करते रहिए। ये कितने कम लोग सफल होते हैं, ये दिमाग में लाइए हिम्मत, लगातार मेहनत करते रहिए। कुछ एग्जाम्पल देखिए, पीसीएस में भी अभी एक एसडीएम हुई हैं मैडम, 8-9 साल उनको लग गया है। तो अपना तैयारी छोड़िए मत, धैर्य रखिए। हाँ, लेकिन उसके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप केवल मतलब कन्वेंशनल वे में केवल पढ़ते ही रहिए किताब, ऐसे टाइम पास मत करिए। जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है उसको अडॉप्ट करिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी का मतलब है कि जो शार्ट नोट्स बनाइए, लगातार आंसर राइटिंग करिए, वैल्यू एडिशन करिए। वैल्यू एडिशन के लिए बजट से कुछ पॉइंट उठाइए, इकोनॉमिक सर्वे से उठाइए, न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल से उठाइए। तो लगातार इनोवेशन लाते रहिए अपनी तैयारी में, स्मार्ट बनाते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। सर आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी गाइडेंस दी और आपकी इतनी लंबी जर्नी रही, काफ़ी कुछ हमारे व्यूअर्स को इससे जो है सीखने को मिला होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और भविष्य के लिए सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर से धन्यवाद आप। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।